नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक ऐसी अजीबोगरीब घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जिसे सुनकर आप लोग क्या ही बोलेंगे। ये घटना आधारित है या फिर ये कह लो इस घटना के ऊपर आधारित एक सीरियल है जो कि हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो रहा है। कलर्स टीवी में आता है सुहागन चुड़ैल नाम से। लोग दुनिया समझती है कि वो सीरियल तो एक नॉर्मल धारावाहिक है भाई, एक काल्पनिक घटना के ऊपर आधारित है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँ कि सुहागन चुड़ैल में जो स्टोरी दिखाई जा रही है सेम टू सेम स्टोरी कुछ साल पहले कहीं घटी थी, तो आप लोग क्या बोलेंगे। इनफैक्ट ये जो सुहागन चुड़ैल में स्टोरी दिखाई जा रही है वो कहीं ना कहीं से प्रेरित ज़रूर है। और वो कहाँ से प्रेरित है, कौन सी वो ऐसी खतरनाक भूतिया घटना है जिसके ऊपर लिटरली एक सीरियल तक बन गया, उसी कहानी आज हम आपको बताते हैं। ये कहानी है आज से बहुत ही साल पहले मौजूद एक नगरी की। इस नगरी में एक खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत महिला हुआ करती थी जिसका नाम था चित्रलेखा। चित्रलेखा ऐसी थी ना कि एक बार सड़क में निकल जाती थी तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसको पलट कर ना देखे। चित्रलेखा एक स्पेशल प्रकार का परफ्यूम भी उपयोग करती थी, मतलब इत्र, जिसकी सुगंध से लोगों का दिमाग तक चकरा जाता था। चित्रलेखा की शादी नहीं हुई थी और ना ही उसके माता पिता उसके साथ रहते थे। कहा जाता है कि चित्रलेखा अपने परिवार के लिए मनहूस साबित हुई थी। जैसे ही उसका जन्म हुआ था, जन्म के साथ ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी और अगले ही दिन पिताजी की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु। मतलब वो कहीं से आ रहे थे, काफ़ी साल पहले की बात है, उस समय घोड़ा गाड़ी तो होते नहीं थे, तो कहीं से आ रहे थे और उनका पैर स्लिप हो गया था और वो सीधे खाई में चले गए थे। ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई थी उनकी। तो ये मनहूस हो गई थी। इससे कोई शादी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन हाँ, इसे खूबसूरती के बहुत चर्चे थे भाई। इसकी खूबसूरती के चर्चे इसके पास के ही एक राज्य के राजा के पास पहुंचे। राजा को पता चला कि बाजू वाली नगरी में इतनी सुंदर स्त्री रहती है जिसके बारे में हमको पता नहीं है। राजा जी ने बोले कि उस स्त्री को कैसे भी करके हमारे राज्य में लाया जाए। लाया गया। चित्रलेखा को बोला गया कि आप चल के एक बार राज दरबार में अपना नृत्य कर दो, जो मांगोगी राजा जी देंगे। चित्रलेखा गई और उसने बहुत ही बढ़िया वाला डांस करी। राजा क्या, वो जो दरबार लगा हुआ था उसका एक एक सदस्य ऐसा मंत्रमुग्ध हुआ कि सब पगला गए कि चित्रलेखा की हमसे शादी हो जाए। सब शादीशुदा थे जबकि। अब बारी आई, राजा क्या देगा। राजा ने बोला कि तुम मेरी रानी बनोगी, ये पूरा राजमहल तुमको दे दूंगा, लेकिन मुझसे दूर हट के मत जाना। लेकिन चित्रलेखा की इसमें मंजूरी नहीं थी। शायद चित्रलेखा मन ही मन किसी को चाहती थी जो कि उसकी ही नगरी में था, जिसके बारे में कभी किसी को पता नहीं चल पाया, लेकिन कोई तो ऐसा था जरूर। इसलिए चित्रलेखा ने राजा को तुरंत मना कर दी कि नहीं, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। राजा ने बोला अच्छा ऐसी बात है तो एक बार हमारे कमरे में हमारे साथ चलो, अकेले में बात करते हैं। चित्रलेखा मान गई, राजा के कमरे में गई उसके साथ। और जैसे ही वो लोग उस कमरे में पहुंचे, वो राजा चित्रलेखा के साथ जोर ज़बरदस्ती करने लगा। चित्रलेखा ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, चिल्लाई चीखी, लेकिन किसी की तो हिम्मत हो जाए जो राजा के कमरे के अंदर घुस के बीच बचाव कर सके। कोई नहीं आया। चित्रलेखा ने खुद को बचाने के चक्कर में साइड में ही पड़ा हुआ एक लोहे का गुलदस्ता उठाकर राजा के सर पर मार दी, जिसकी वजह से राजा ऑन द स्पॉट निपट गया। ऑन द स्पॉट। चित्रलेखा को समझ में नहीं आया कि ये क्या है क्या नहीं। चित्रलेखा चिल्लाते हुई बाहर भागी। चित्रलेखा के हाथ में राजा के सर से निकला हुआ खून था। सभी लोगों ने देख लिया, सब सैनिक वगैरह सब ने, जितने भी राज दरबार के लोग थे, जितने भी राज्य के लोग थे, गांव के लोग थे, सब ने चित्रलेखा को बोले कि ये एक बुरी स्त्री है, ये एक ऐसे राज्य से आई हुई है, ये साजिश के जरिए आई हुई है जो कि हमारे राज्य को खत्म करना चाहती है। अगर ये बाहर निकल गई और बाजू वाले राज्य जहाँ से ये आई हुई है वहाँ के राजा को पता चल गया, जो कि विलन है फिलहाल हमारे लिए है, तो हमारा राज्य तो गया। हमारा राजा बहुत अच्छा था जो हम होने नहीं देंगे। चित्रलेखा को कभी यहाँ से बाहर निकलने ही नहीं देंगे। इतने में उस राज्य का मंत्री बोलता है कि ये स्त्री बड़ी ही चालाक समझ में आती है, इसको जीवित छोड़ना एक बहुत बड़ी गलती होगी, इसको यहीं पर मृत्युदंड दे दिया जाए, क्योंकि राजा जी की भी इसने मतलब खेल ख़त्म कर दी है।
इसको जिंदा छोड़ के क्या करेंगे, इसको कारागार में क्या डाल के करेंगे, इसको ख़त्म कर देते हैं। पूरे गांव के लोगों ने मिलकर चित्रलेखा को एक पेड़ में बांधे और पीट पीट कर फायर में झोंक दिए। ऑन द स्पॉट चीख के चित्रलेखा की वहीं पर मृत्यु हो गई। कुछ ही सालों के अंदर पूरा का पूरा राज दरबार में जितने लोग थे ना उस दिन चित्रलेखा जो नाच रही थी, और जितने लोग थे, जितने लोगों ने चित्रलेखा की चीखें सुनी थी, जो लोग उसको बचाने नहीं आए थे, सभी के सभी लोग एक एक करके मरते चले गए संदिग्ध तरह से। कहा जाता है कि चित्रलेखा को जो फायर करके वहां से लोग चले गए थे गांव के, और जितने भी राज दरबार के लोग थे, तो उसके बाद वहां पर एक तांत्रिक आया था। उस तांत्रिक ने अपनी तंत्र साधना से चित्रलेखा को वापस से जीवित कर दिया था। तो उसकी जो काया थी वो जितनी खूबसूरत थी, अब उतनी ज्यादा कुरूप हो गई, पूरी जली जली हो गई, और वो जीवित भी हो गई। मतलब अब वो साधारण स्त्री नहीं बल्कि एक श्रापित चुड़ैल बन गई। अब कहा जाता है कि चित्रलेखा जब एक चुड़ैल में तब्दील हुई थी, वो रात एक साधारण रात नहीं बल्कि मौनी अमावस्या की रात थी। यानी कि एक ऐसी रात जो कई सालों में एक बार आती है, और इस रात को कई तरह की शक्तियां अपने आप में जागृत हो जाती है, चाहे वो पॉजिटिव शक्तियां कहो या नेगेटिव शक्तियां कहो। ऐसे करके ना कई साल बीत गए, वो जगह जगह भटकती रही, एक एक व्यक्ति से उसने अपने मृत्यु का बदला ली। जितने लोग उस दिन उसमें शामिल थे, ठीक है, जो मिलके चित्रलेखा को खत्म किए थे, सबको, सबके पूरे खानदान को इनफैक्ट खत्म करके रख दी, और इसी वजह से उस राज्य में एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा, क्योंकि लगभग सभी लोग उस राज्य के शामिल थे। अब और साल बीत गए। अब काफी टाइम बीतने के बाद ये वाला टाइम आया, जैसे कि मॉडर्न टाइम, आज का टाइम सन 2013 की बात है। 2013 में अमित और प्रदीप नाम के दो दोस्त थे। एक दिन की बात है, वो दोनों प्लानिंग बनाते हैं कि यार चल अपन ना कहीं से घूम के आते हैं। घर में अपनी अपनी पत्नियों के साथ हम थोड़े पक गए हैं, कहीं जाते हैं, रिजॉर्ट में रुकते हैं, रात भर पार्टी शार्टी करेंगे, पिएंगे, खाएंगे, और लौट के एक दो दिन बाद अपने घर पर जाएंगे। तो प्रदीप तैयार हो जाता है और ये लोग पहुंच जाते हैं। ये कहाँ के रहने वाले थे ये भी मैं आपको बता दूं, पुणे के रहने वाले थे भाई। पुणे के आउटर इलाके में ये लोग पार्टी करने के लिए गए थे, ठीक है। वहाँ पर जाते हैं, एक रात तो ये बढ़िया से बिताते, मस्त पीते खाते, फिर अगला दिन निकलता है, फिर सोचते हैं कि चलते हैं। अपना साला जो हाईवे वाला है ना, वहाँ पे ना एक बढ़िया सा ढाबा पड़ा था यार। उस ढाबे में ये सेव टमाटर की सब्ज़ी बड़ी टेस्टी लगी थी, चल वहाँ पर खाना खा के आएंगे, फिर एक और रात रुक जाएंगे। अब तो छुट्टी ली अभी काम से कुछ दिन के लिए, ठीक है। दोनों उस ढाबे के लिए निकलते हैं और वहाँ पे बहुत टाइम बिताते हैं ये लोग। मतलब वो ढाबे में पीने वीने की भी सुविधा थी, बहुत टाइम बिताते, और इनको हो जाती है लगभग रात के 9-10 बजे का समय। उस समय जोर की बारिश होना शुरू हो जाती है, बड़ी भयंकर बारिश। इस ढाबे में कुछ ही लोग रुके हुए थे, और उसमें से भी ज़्यादातर लोग ऐसे दिख रहे थे जो कि एकदम नशे में भंड हो चुके हैं। बारिश हो रही है, यहाँ पे माहौल बना हुआ है, पी पी के वहीं पे भंड हो गए, क्योंकि उम्मीद ही नहीं है कि बारिश रुकेगी और हम निकलेंगे। लोगों ने सोच लिए थे ये ढाबा 24 घंटे खुला रहता है, यहीं पे रुक जाएंगे, तो ये लोग भी रुके हुए थे। उसी समय इन लोगों की नज़र पड़ती है एक लड़की के ऊपर, एक खूबसूरत सी लड़की। वो लड़की ना बाहर से भीगते हुए भाग के अंदर आई, जैसे कि उसको देख के ऐसा लग रहा था कि जब से बारिश शुरू हुई है, मतलब लगभग 1 घंटे हो गए हैं, तब से वो सिर्फ भीगी रही थी। सब उसको देखने लगे लड़की को। अब जैसा जो अपना अमित था ना, वो थोड़ा हट्टा कट्टा था, और दाढ़ी वाड़ी लुक वुक ऐसा रखा हुआ था ना कि वो कहीं पे भी खड़े हो जाए तो कोई भी उसके सामने बोलने से पहले सोचे। अमित को एक ही नज़र में वो लड़की बहुत अच्छी लग गई। अमित शादीशुदा था, दोनों ही शादीशुदा थे, ठीक है। तो अमित देखा कि इस लड़की की तरफ सब लोग बुरी नज़र डाल रहे हैं और ये लड़की अच्छी भी लग रही है मेरे को। उसके पास गया और बोला आइए ना, आइए, बैठिए बैठिए हमारे साथ। वो लड़की भी कांपती हुई ठिठुरती हुई, बहुत ठंड लग रही थी उस लड़की को, लिटरली एकदम मासूम सी थी। उसके पास आकर बैठ गई। ये एक चारपाई थी एक्चुअली, हाँ। तो बीच में ऐसा पटिया जैसी रखी हुई थी जिसमें थाली वाली रख के खाना खाते हैं। इन लोगों ने अपने बॉटल वॉटल भी रखे हुए थे। इस तरफ बैठे हुए अमित और प्रदीप, और सामने बैठी है वो लड़की। अब जब से वो लड़की यहाँ पर आकर बैठी तो प्रदीप बस ऐसे देख रहा है। तो उसने ऐसा भी किया, भाई पागल हो गया क्या देख रहा है इतना,
अच्छा नहीं लगता, ऑकवर्ड हो जाता है, ऐसा थोड़ा सा इशारा किया। लड़की भी थोड़ी सी शर्मा रही थी उसके सुलिये को देख के। इतने में बाहर बारिश बंद जैसा मौसम हो जाता है। अब मतलब इससे पूछ लेते हैं इन लोग इतनी देर में कि आप अकेली हैं क्या, किसके साथ आई हैं? तो लड़की ने बोली कि मैं थोड़ी आगे वाले गांव में ही रहती हूँ, यहाँ से लगभग 8-9 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। लेकिन क्या हुआ था कि बस से मैं आ रही थी और बस थोड़ी पीछे ख़राब हो गई, पता नहीं चालू हो ही नहीं रही थी बस। मैंने सोची कि कहाँ यार इतनी देर रुकूंगी, फिर घर पे डांट भी पड़ेगी, तो मैं अकेली ही निकल जाती हूँ। तो पैदल पैदल आने लगी तो बड़ी भयंकर बारिश बहुत ही तेज़ बढ़ गई और फिर मुझे ये ढाबा दिखा तो मैं यहाँ पर आ गई। इन लोगों ने बोले अच्छा ऐसी बात है, तो देखो मौसम अभी भी बिगड़ा हुआ लग रहा है, बारिश भले ही रुक गई है लेकिन अभी आप देख रही हो यहाँ का माहौल थोड़ा ठीक नहीं है ना। आप यहाँ से पैदल पैदल अपने गांव की तरफ निकलोगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ पे कोई फॉलो कर सकता है। लड़की बोलती है ये तो आप सही कह रहे हैं। इतने में प्रदीप कहता है हाँ तो एक काम करते हैं ना, आप मेरे साथ मेरे रिजॉर्ट में चल लो, मतलब हमारे साथ रुक जाओ, कोई तकलीफ़ नहीं है, हमारा रिजॉर्ट थोड़ा बड़ा है जो हम लोगों ने रूम किए हैं, 2 रूम है वहाँ पे। ये बोलती है ठीक है मैं चलती हूँ और फिर आप मुझे छोड़ देंगे ना समय पर? इन लोगों ने हाँ हाँ हम छोड़ देंगे, जैसे ही मौसम क्लियर होगा आज रात आप बिताओ, हम कल आपको छोड़ देंगे, कल हम अपने घर के लिए निकलने वाले हैं, आपको छोड़ देंगे। इन लोगों ने ऐसे ही बोल दिया कल हम निकलने वाले, जबकि निकलने का प्लान नहीं था। ये लड़की भी उनके साथ चली गई रिजॉर्ट में। पूरी रात वो अलग कमरे में रही, ये अलग कमरे में रहे और ये पूरी रात अपने मज़े किए हैं, पिए खाए हैं। फिर अगला दिन निकला है तो लड़की रोने लगी ज़ोर ज़ोर से, बोले कि मुझे घर जाना है, आपने बोले थे कि मुझे घर लेके चलोगे, आप नहीं ले जा रहे हो, मुझे घर जाना है, घर जाना है, मुझे जाने दे दो, मुझे कहाँ बंद करके रख दियो। तो ये घबरा गए कि यार हमने कुछ किया नहीं है, हम तो इसकी मदद कर रहे हैं, उल्टा साला सर पे ना चढ़ जाए। ये लोगों ने उस लड़की को बोले कि ठीक है हम यहाँ से अपना चेकआउट कर देते हैं और आपको आपके घर तक छोड़ देते हैं। ये गाड़ी में बैठ गए, अब चेकआउट करके गाड़ी में बैठने के बाद एक पॉइंट आया, ठीक है, उन लोगों ने उस ढाबे को क्रॉस किए हैं, रिजॉर्ट से निकल के एक गांव आया, गांव के ख़त्म होने के बाद भी एक पॉइंट आया, वहाँ पे लड़की बोलती है आप गाड़ी रोक दीजिए। इन लोगों ने गाड़ी रोके। लड़की बोली कि आप रुकिए, हाँ मैं एक बार देख के जाती हूँ घर पे बाऊजी और अम्मा है कि नहीं, फिर मैं आपको बता देती हूँ, आप निकल जाना, नहीं तो फिर मैं कहाँ रुकूँगी। इन लोगों ने थोड़ा अजीब इनको साउंड किया कि बाऊजी अम्मा है कि नहीं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, घर तो इसका है ना, चलो ठीक है हम रुके हुए बोल देते हैं। और लड़की जाती है भागते हुए और लौट के आती है, क्या कहती है कि मेरे बाऊजी और अम्मा तो घर पर नहीं हैं, ठीक है, ये बात कहती है। आप थोड़ी देर और मुझे अपने साथ रख सकते हैं क्या, वरना ये गांव में कुछ दिनों से कुछ लड़के मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझे परेशान करेंगे। इन लोगों ने बोले अच्छा ऐसी बात है तो आप वापस से गाड़ी में बैठ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो गाड़ी में बैठ गई। अब जैसे ही वो गाड़ी में बैठी ना, इनको एक बहुत ही अच्छी खुशबू आई। ये खुशबू से तो समझ लो 5 मिनट के लिए दोनों ब्लैंक हो गए। फिर प्रदीप कहता है कि ये कौन सी खुशबू आपने लगाई हुई हो? लड़की कहती है कि अभी घर गई थी ना तो मेरे पास मेरा एक इत्र रहता है, आप लगाना चाहोगे? वो बोलता है हाँ लगा दो। तो उसके यहाँ पे हाथ में लगा देती है और वो सूंघता है और मंत्रमुग्ध। अब गाड़ी से जाता है अपने घर की तरफ, पुणे तरफ आ गए। अब सबसे पहले अमित को उतार दिया प्रदीप ने और इसको बोला कि आप मेरे साथ मेरे घर चल लो। प्रदीप ने बोला कि ठीक है तू लेके चले जा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तेरी बीवी उतनी सुनाएगी भी नहीं। मैं इसको अपने घर लेके गया तो मेरे को बहुत सुनाएगी, मदद करने के चक्कर में साला बुरा पिस जाऊंगा। अब प्रदीप उसको अपने घर पर लेकर गया तो प्रदीप की बीवी देखकर टेंशन में आ गई कि ये कौन लड़की है और ऐसे क्यों लाए हो। प्रदीप उसको सारी बात बताता है। बीवी बोलती है अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो बैठो, मैं खाना तैयार कर दी हूँ, खाना लेके आती हूँ, इसके लिए भी निकाल देती हूँ। ठीक है, लड़की बैठ गई नीचे, ये बैठ गया अपने डाइनिंग टेबल में। पत्नी गई है खाना वाना निकालने के लिए, लौट के आई तो क्या देखी, सामने ड्राइंग रूम में मतलब डाइनिंग टेबल के पास दोनों मौजूद नहीं है, ना इसका पति और ना ही वो लड़की। बोला ये कहाँ गई, आवाज़ लगाने लगी, कहाँ हो करके, प्रदीप प्रदीप। प्रदीप का कहीं से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इतने में इसको इसके बेडरूम से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई दी। इसने बोली कि ये कैसी आवाज़ आ रही है। हड़बड़ाते हुए अपने बेडरूम की तरफ गई। बेडरूम की तरफ गई तो क्या देखती है कि प्रदीप उसके बिस्तर में लेटा हुआ है और वो लड़की, उसने ना कुछ तो भी नींबू मिर्च और कुछ तो भी है काला सा लटका हुआ है, उसको ना उसके सर पे ऐसा ऐसा घुमा रही है
और कुछ तो भी पढ़ रही है और पूरे रूम में बहुत अच्छी वाली स्मेल फैली हुई है। ये बहुत जोर से उसको देख के चिल्लाती है, ए लड़की क्या कर रही है तू। और प्रदीप भी ऐसा जागता है जैसे कि वो बड़ी गहरी नींद में था। 5 मिनट के अंदर ऐसी कौन सी गहरी नींद आ गई, जितनी देर में ये खाना निकाल रही थी उतनी देर में प्रदीप रूम में आ भी गया। वो लड़की क्या क्या घुमाने भी लगी और प्रदीप ऐसा करके जाग भी रहा है, क्या हुआ। तो वो उसको ना पकड़ के, हाथ पकड़ के बाहर निकालने लगी प्रदीप की पत्नी। तो प्रदीप गया, बोला क्या कर रही हो तुम, इसको बाहर क्यों निकाल रही हो। बोली नहीं, ये नहीं रहेगी घर में, या तुम्हारे साथ कुछ कर रही थी, इसको नहीं रहने दूंगी मैं 1 मिनट के लिए भी। ऐसा करके उसको हाथ पकड़ के बाहर ढकेली रही थी कि प्रदीप ने अपनी पत्नी को बहुत जोर का थप्पड़ मारा और पत्नी 2 राउंड घूम के जमीन में गिर गई। अब जैसे ही पत्नी जमीन में गिरी है, सामने था एक आईना। आईने में नजर पड़ी पत्नी की, वो रिफ्लेक्शन जा रहा था बाहर की तरफ और बाहर की तरफ ही खड़े हुए हैं उसका पति और वो लड़की। ये बीच में समझ लो, ये आईना है, पत्नी बीच में, यहाँ पे पति और औरत। अब यहाँ पर देखिए पत्नी ने रिफ्लेक्शन, वो औरत एक खूबसूरत औरत नहीं बल्कि दिखाई दे रही थी पूरी जली जली औरत, डरावनी। जितनी खूबसूरत थी उतनी ही ज़्यादा कुरूप लग रही थी, बड़ी डरावनी। ऐसा लग रहा था कि आग की भट्टी में डालकर इसको निकाल दिया गया है। बहुत जोर से डर के मारे चिल्लाई और भागी है ये पत्नी, भागी गंदी वाली प्रदीप की। तो प्रदीप देखता रह गया कि ये क्या हुआ, ये क्या था, भाग गई। अब कहाँ गई कहाँ नहीं मालूम नहीं। अब अगले दिन आती है वो सीधे अपने भाई के साथ, यहाँ पर अपने सगे भाई के साथ, अपने सगे भाई को लेकर आती प्रदीप के घर पर। घर पे पहुँचती है तो क्या देखती है कि प्रदीप और वो औरत उसके बेडरूम में है और वो औरत ने इसकी साड़ी पहनी हुई है, मंगलसूत्र पहनी हुई है, पूरे जेवर वगैरह पहनी हुई है। तो ये देख के बिल्कुल सन्न हो जाती है कि ये क्या है। तो प्रदीप बोलता है कि ये मेरी पत्नी है, मैंने इससे शादी कर लिया हूँ, तुम्हें कोई परेशानी तो इसके तो काटो तो खून नहीं। वो कुछ बोलने की कोशिश करता है उसका भाई, ठीक है, लेकिन उसके भाई के ऊपर वो जो औरत थी वो बहुत बुरी तरीके से वार करती है, जिसकी वजह से उसके भाई का सर जो है ना वो यहाँ से पूरा ऐसा खुल जाता है और ऑन द स्पॉट वो ऐसी अवस्था में चले जाता है कि ये गया। इतनी बोलते हाँ, प्रदीप की पत्नी डर गई अपने भाई की ऐसी हालत देखकर। उसको जैसे तैसे करके उठाने, मतलब ऑन द स्पॉट वो थोड़ा सा चलने जैसा हुआ, उसको जल्दी से उठाई, बोली कि मैं गाड़ी में बिठा के इसको लेके जाऊंगी हॉस्पिटल। वो बाहर तक पहुंची है, हॉस्पिटल में पहुंची, डॉक्टर ने उसको बोल दिया कि आप यहाँ पर लाने से पहले जान जा चुकी है इसकी। अब वो गुस्से में दमदमाते हुए, किसी को फ़ोन नहीं करी कुछ नहीं, दमदमाते हुए घर पहुंची। घर पहुंची तो क्या देखती है, उसका पति प्रदीप मृत अवस्था में पड़ा हुआ है और उसका पूरा जो शरीर है यहाँ से लेकर पूरा पेट तक पूरा फटा हुआ है बीच से, पूरा एक एक चीज़ अंदर का सामान बाहर आ चुका है और वो औरत का कुछ अता पता नहीं। ये वहीं पर बेहोश हो गई। काफ़ी समय लग गया। 2013 के मैं बात बता रहा था, 13-14 में हुआ था। 2023 आया, तब तक वो उस सदमे में रही और 23 के बाद वो थोड़ा बोलना शुरू करी है। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि जो प्रदीप की पत्नी थी जिसका नाम था सुनीता, अब नाम बता रहा हूँ, सुनीता के कज़न ब्रदर ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोला कि आप भले ही पूरी कहानी बता देना, लेकिन एग्जैक्ट हम कहाँ से बिलोंग करते हैं वो चीज़ गोपनीय रखना, क्योंकि इस घटना की वजह से हमारा पूरा परिवार हिल गया था, सब कुछ ख़त्म होकर रह गया था। मैं चाहता हूँ कि ये कहानी सभी को पता चले, क्योंकि इसके ऊपर आज तक काफ़ी सारी शॉर्ट फिल्म बन चुकी है, फिल्म बन चुकी है, सीरियल भी चल रहा है। मतलब एग्जैक्ट ये कहानी तो नहीं दिखाई जा रही है, लेकिन हमारी कहानी से जुड़ी हुई कहानी दिखाई जा रही है, तो इंस्पायर्ड दिखाई जा रही है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इसे पूरी दुनिया को सुनाओ और लोगों को सीख दो, सबक दो कि ऐसे ही किसी के भी चक्कर में ना फिसले। हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, जैसे कि हर खूबसूरत लड़की एक साधारण लड़की होती है, ये ज़रूरी नहीं। इसीलिए कभी भी ज़िंदगी में सोच समझ के कदम कोई भी बढ़ाओ और किसी के भी चक्कर में इतना पूरी तरह से खुद को पागल मत कर दो कि आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। सही बात है। खैर, अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं
अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।